सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी मेरे प्यारे दोस्त जो है आरओयू की जो वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथी जो है, इससे पहले वाला जो वीडियो दोस्तों आप सभी ने देख लिया है। इससे पहले मैंने एक पार्ट करवाया था, उसके अंदर मैंने आपको टोटल 26 क्वेश्चन जो है वो करवाए थे। टोटल कितने 26 क्वेश्चन जो है मैंने आपको अच्छे से करवाए थे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इसके बाद में जो क्वेश्चंस बच जाते हैं आपके उन पे, क्योंकि दोस्तों महत्वपूर्ण तरीके से मैं सारे क्वेश्चंस आपके लिए करवाने वाला हूं। कोई दिक्कत वाली बात शायद ही यहां से नहीं होगी। पहले वाले वीडियो का आपका अच्छा रिस्पॉन्स था, आपने देखा नहीं है दोस्तों तो लिंक डिस्क्रिप्शन के इसी वीडियो के अंदर है। और एक वीडियो और है दोस्तों जो पीडीएफ के माध्यम से मैंने बहुत पहले करवा दिया था, वो भी आप देख पा रहे हो। जिस तरीके से व्याख्या है पीडीएफ भी मिल जाएगी दोस्तों। हमारे अदर जो सोशल मीडिया उनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मेरे से जुड़ सकते हो। तो बिल्कुल दोस्तों इस प्रश्न तक मैंने करवा दिया था, 26 प्रश्न तक। अब 27वां प्रश्न आपके बीच में एक बार पुनः आ चुका है। यहाँ से 27वें नंबर का जो राइट आंसर है वो क्या होगा आप और हम डिस्कस करने वाले हैं इस प्रश्न पर। ठीक है, व्याख्या भी है इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन है उसमें व्याख्या भी दी गई है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो मैंने अच्छे से व्याख्या करने की कोशिश की है। प्रश्न है और इसके साथ इसका आंसर भी मिला है। ओके, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? आशापुरा जो माता है दोस्तों वो चौहानों की कुल देवी है, और जालोर के जो चौहान आते हैं उनसे इनका संबंध रहता है। ओके, चलिएगा यहाँ से देखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या बोलता है? बनास नदी जिस जिला समूह से नहीं गुजरती वह है। अच्छा, नहीं गुजरती है दोस्तों, गुजरती है वो बात नहीं है, नहीं गुजरती है वो पूछा है आपसे। तो करेक्ट आंसर आप यहाँ से देख पा रहे हो, अजमेर चित्तौड़गढ़ टोंक सवाई माधोपुर। अजमेर चित्तौड़गढ़ टोंक सवाई माधोपुर, यहाँ से ये गुजरती नहीं है, बाकियों से तो गुजरती है। तो ये वाला आपका जो है वो राइट आंसर हो जाता है। इनसे तो ये जो है गुजरती है। बनास नदी जो है राजस्थान के टोटल 6 जिलों से गुजरती है। पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। थोड़ी सी इसकी व्याख्या मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ से देख सकते हो। बनास नदी का उद्गम जो है वो खन्नौर की पहाड़ी राजसमंद से होता है, बिल्कुल होता है। इसे विशिष्टि यानी वन की आशा के नाम से जाना जाता है। यह नदी राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। वैसे राजस्थान की सबसे बड़ी नदी चंबल है, राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। माही भी राजस्थान के 6 जिलों में बहने वाली नदी है। इसके बाद में यहाँ से देखें कि जिसकी लंबाई जो है वो 512 किलोमीटर। अच्छा, और इस पर दोस्तों खास बात ये कि 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं। एक बिंगोद के अंदर जो कि भीलवाड़ा में है, मैनाल, बनास, बेड़च। इसके बाद में बिगोंद बिगोद के अंदर हो गया, बिशलपुर टोंक में आपका डाई खारी बनास, रामेश्वरम धाम सवाई माधोपुर, चंबल बनास सीप, 3 नदियों के त्रिवेणी संगम पर जो भरता है। ठीक है, ये आप देख लेना। इसके बाद में ठीक है, इसके बाद में चंबल, बनास और लूणी जो है वो राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। माही तो 2 ही जिले हैं। ठीक है, इसके बाद में किस दिशा में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा में वृद्धि होती है? अच्छा, दिशा में वृद्धि पूछिए तो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाता है। आप देख लीजिएगा, वर्षा के दिनों की संख्या उत्तर पश्चिम से दक्षिण की ओर बढ़ती है, ये आप देख लीजिएगा। ओके, आरओयू के अंदर ये 2008 के पेपर में आए हुए अच्छे प्रश्न, लेवल के प्रश्न। आप थोड़ा सा अपना लेवल जो है चेक कर लीजिएगा। राजस्थान में सर्दियों में मुख्यतः वर्षा कहाँ होती है? मुख्यतः वर्षा जो है उत्तर पश्चिमी हवाओं से होती है, पश्चिमी विक्षोभों से। यहाँ से याद रख लीजिएगा, उत्तर पश्चिमी जो हवाएं हैं, याद रखना दोस्तों। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा होती है। यह मानसून मुख्यतः सर्दियों में वर्षा करता है। सर्दियों में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। और जो कि गेहूँ फसल के लिए मुख्यतः रबी की फसल जो है उसके लिए मानी जाती है अच्छी, है ना, गोल्डन ड्रॉप के रूप में इसकी बूंदें मानी जाती है। ये हमारे सोशल मीडिया है, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, यूट्यूब पे आप मुझे देख पा रहे हो, पेज फेसबुक पे हमारा, इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइएगा, और व्हाट्सअप नंबर मेरे आपको इसी वीडियो में दिए जा रहे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से भी नोट करके आप मेरे से जुड़ सकते हो, व्हाट्सअप पे भी। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक सामाजिक वातावरण या तथा पर्यावरण और राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश यानी यूपी और एमपी से क्या है दोस्तों? मिलती है। तो यूपी और एमपी के बॉर्डर पर जो जिला है वो आपका राजस्थान का धौलपुर डिस्ट्रिक्ट है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है धौलपुर, और धौलपुर अपनी सीमा मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से लगाता है। धौलपुर का क्षेत्रफल 30-34 वर्ग किलोमीटर है, जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, और क्षेत्रफल में स्थान रखता है 33वां। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 33वां स्थान रखता है क्षेत्रफल में। लेकिन राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है? 33वां जिला आपका कौन सा आ जाता है? प्रतापगढ़ आ जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, निहालचंद किस चित्र शैली के चित्रकार थे?
तो शैली किशनगढ़ चित्रशैली नाथ द्वारा, यहाँ से आप देख पा रहे दोस्तों किशनगढ़ चित्रशैली, करेक्ट आंसर किशनगढ़ हो जाता है। व्याख्या देखिएगा यहाँ से, यह शैली नारी की सुंदरता पर आधारित है। किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल सावंत सिंह या नागरीदास के शासनकाल का कहा जाता है। उसके बाद उसने अपनी प्रेमिका रसिक प्रिया या बनी ठनी का चित्र मोरध्वज निहालचंद नामक चित्रकार से बनवाया था। इस शैली को प्रकाश के में लाने का जो श्रेय वो एरिक डिक्सन और फयाज अली को हो जाता है। बिल्कुल, इस शैली के प्रमुख जो चित्रकार है रामनाथ, तुलसीदास, वाईराम, सीताराम, बदन सिंह, नामकरण, लाडलीदास। अच्छे से रट लेना, सेम टू सेम प्रश्न जो है एग्जाम्स के अंदर आते हैं। सीताराम, लाडलीदास, रामनाथ, बदन सिंह, नानक राम, लाडलीदास, बदन सिंह, नानक राम, तुलसीदास, वाईराम, सारे रट लेना। रामनाथ। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स चित्रशैली का नाम कौन सी है? बूंदी शैली। ठीक है, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत। देखिएगा, बूंदी शैली पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है। इस शैली को महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला संग्रहालय, जिसे क्या कहा जाता है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। और चित्रशैली में सुरजन राम, चित्रशैली यानी बूंदी शैली में जो चित्रकार रहते हैं उनका नाम है रामलाल और सुरजन। यानी आपसे पूछा जा सकता है सीधा प्रश्न कि भित्ति चित्रों का स्वर्ग जिसे कहा जाता है चित्रशाला संग्रहालय, उसका जो निर्माण है वो किसके शासनकाल में हुआ? तो महाराव उमेद सिंह के अंदर। अभी ये किसी एग्जाम के अंदर प्रश्न आया था। अरे मुर्कियाँ तो भाई कान में पहनी जाती है, कहाँ दिक्कत पड़ी आपकी? मुर्कियाँ कान में होती है। कान के आभूषण में कर्ण फूल, टोटी, टोपस, सुरलिया, झुमका, गिरा, बरेली के बाजार में बारी आभूषण नाक का है, बाली कान का है, ओगणिया, झेला, जमेला, पिंपल पत्र। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिकी और परंपराओं वाला जो वृक्ष है वो कौन सा है? महुआ वृक्ष, जिसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। और इसके जो फूल है वो ग्रीष्म ऋतु में प्रातःकाल से लेकर दोपहर तक आ जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, नंगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, नंगला जहाज की बात करें, ये राजस्थान के लालदासी संप्रदाय से। लालदासी संप्रदाय की बात हम करें दोस्तों तो इम्पोर्टेंट संप्रदाय जिसके संस्थापक लालदास जी हैं। इनका जन्म धौलीधू गांव अलवर से होता है। इनकी प्रधान पीठ नंगला जहाज में है, तो इनकी समाधि शेरपुरा भरतपुर में स्थित है। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। इसके बाद में प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या है? मीराबाई के पति का नाम तो राणा रतन सिंह है। राणा रतन सिंह आ जाता है। ठीक है, राणा रतन सिंह याद रखना दोस्तों। पति का नाम पूछा है, पति का नाम भोजराज नहीं है क्या? देखो, पति का नाम भोजराज है दोस्तों, इसमें राणा रतन सिंह कैसे हो जाए? राणा रतन सिंह पिता का नाम है। ठीक है, ये थोड़ी मिस्टेक है ना। मीराबाई ने दासी संप्रदाय की स्थापना की। मीराबाई का बचपन का नाम पेमल बताया जाता है। ठीक है, इनका जन्म 1498 में पाली जिले की कुड़की रियासत में, पिता जो है इनके रतन सिंह राठौड़, राणा रतन सिंह राठौड़ व वीर कुंवरी माता इनके घर हुआ था। इनके पति का नाम भोजराज है, सांगा का जो पुत्र था, और गुरु का नाम रैदास जी है। तो यहाँ से एक चीज़ नोट करना, भगत कवि मीराबाई के पति, यानी यहाँ से अगर पिता करते हो ना, पिता तो है ये वाले, यहाँ से पिता करना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। पिता का नाम रतन सिंह है और पति जो है वो भोजराज है। यहाँ से फिर बी राइट हो जाता है। इस क्वेश्चन का फिर बी राइट हो, ये गलत हो जाता है। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया, मिस्टेक हो जाती है दोस्तों कई बार। ओके, इसके बाद में हम बात करें संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? संत पीपा की गुफा टोडा में है, याद रखना टोडा। क्या कहती है व्याख्या इसकी? देखिएगा, संत पीपा का जन्म चैत्र पूर्णिमा को गांगरोन दुर्ग में होता है। ठीक है, राजस्थान में निगुण भक्ति परंपरा का जनक माना जाता है। निगुण भक्ति परंपरा, इसकी छतरी जो है, इनकी छतरी जो है वो आपके गांगरोन दुर्ग में है, जो कि काली सिंधु राहु नदी के संगम पर स्थित है, जल दुर्ग की श्रेणी में। इनकी गुफा टोडा रायसिंह टोंक में है। इनका मंदिर समदड़ी बाड़मेर में। चैत्र पूर्णिमा को यहाँ से मेला भरता है। चैत्र नाम गलत है, चैत्र ऐसे मंडता है ना, ऐसे लिखा जाता है चैत्रो। नेक्स्ट हम बात करें, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में संत दादू दयाल ने फैलाया था। भक्ति आंदोलन को फैलाने वाले संत दादू दयाल का कौन से? दादू संप्रदाय के संस्थापक आ जाते हैं, जिन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है? कबीर। और राजस्थान में भक्ति आंदोलन को फैलाने वाले संत माने जाते हैं संत दादू दयाल। इसके बाद में लांगुरिया गीत का संबंध, लांगुरिया गीत केला देवी के भुवन में घुटवन खिलत लांगुरिया गीत गाते हुए मंदिर में जो श्रद्धालु है वो आते हैं। केला देवी करौली के यदु राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। इनके मंदिर में कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता।
केला देवी के मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमी को प्रसिद्ध लक्खी मेले का, प्रसिद्ध लक्खी मेला दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा लक्खी मेला तो रामदेव जी का मेला माना जाएगा, लेकिन प्रसिद्ध लक्खी मेला जो है ये वाला है। इसमें इस मेले में लांगुरिया गीत, भक्ति गीत और घुटवन नृत्य के साथ गुर्जर और मीणा जाति के लोग करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। टेलीग्राम वगैरह से जुड़ जाना दोस्तों, व्हाट्सअप नंबर, इंस्टा, फेसबुक सारे से जुड़ सकते हो, अलग अलग सोशल मीडिया आपके सामने है। पटेलिया लालर बिचिया, ये राजस्थानी के पर्वतीय लोकगीतों के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान में लोकगीत पटेलिया लालर बिचियो, ये पर्वतीय क्षेत्र के राजस्थानी लोकगीत आएंगे। उसके बाद में निम्न में से किस जनजाति में वालर नृत्य लोकप्रिय है? वालर, वालर ग्रासियों का है दोस्तों। वालर जो है ना वो ग्रासियों का नृत्य है। राजस्थान में वालर एक खूबसूरत उत्साही आदिवासी नृत्य जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। वालर यह राजस्थानी ग्रासिया जनजाति से संबंधित एक महत्वपूर्ण नृत्य है। या शहरियों से है, थोड़ा सा बताना, कंफर्म करना। वालर शहरियों का नहीं है क्या? वालर नृत्य दोस्तों शहरियों का, चलो कंफर्म करते हैं इसको, थोड़ा सा कंफर्म करने की कोशिश करना, मैं भी कर लूँगा। ओके, शेखावाटी से संबंधित नृत्य, शेखावाटी से संबंधित, शेखावाटी से एकमात्र वैसे बिना वाद्य यंत्र के बैठ के किया जाने वाला नृत्य है वालर नृत्य। ठीक है, शेखावाटी से संबंधित गिंदड़, बिल्कुल एक गिंदड़ नृत्य है, ये होली पर होता है। गिंदड़ नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है। ये होली से 10 दिन पहले यह नृत्य प्रारंभ डांडारोपण से होली दहन तक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? अच्छा, कालबेलियों का नहीं है। बाईपास ट्रिक से कालबेलियों के सारे नृत्य आ जाए। चरी नृत्य गुजर जाति का है। ठीक है, बागड़िया, संकरिया, पणिहारी, इंडोनी नृत्य भी कालबेलियों का आ जाता है। ठीक है, तो श्री क्या लिखा है? श्री किशनगढ़, यह नृत्य किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। चरी नृत्य जो है, चरी आना चाहिए। यह करते समय गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा फल्कूबाई किशनगढ़ जो कि अजमेर से नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना मानी जाएगी। तार लगा वाद्य यंत्र है। तार, जंतर, जंतर जो देवनारायण जी से संबंधित माना जाएगा। तार जिसके अंदर है, तद वाद्य यंत्र की श्रेणी। ठीक है, जंतर वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। 5 या 6 तार होते हैं जिसका प्रयोग फोड़ नहीं दोस्तों, फड़ पर, फड़ है ये, फड़ बांधते समय देवनारायण जी के, इसका प्रयोग देवनारायण जी के जो भोंपे होते हैं वो करते हैं फड़ बांधते समय। ठीक है, फड़ पढ़ते समय। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थानी बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान जी ए ग्रीशन का नाम लिया जाएगा। जी ए ग्रीशन, बी राइट हो जाता है। ठीक है, आंसर भी आप देख पा रहे हो साथ साथ में। इसके बाद में हम बात करें यहाँ से राजस्थानी भाषा या राजस्थानी बोलियों का पहली बार फर्स्ट टाइम जो वैज्ञानिक अध्ययन किया था, साइंटिफिक स्टडी जो हुई थी, वो जॉर्ज इब्राहिम ग्रीशन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में, डॉक्टर एल.पी. टोसी जो संबंधित है चारण साहित्य से डॉक्टर एल.पी. टोसी जो संबंध रखते हैं। क्या है एल.पी. टोसी? साहित्यकार एल.पी. टोसी इटली के मूल थे, इटली के थे मतलब ये, और राजस्थानी साहित्य में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया। 1914 से 1919 तक बीकानेर में रहकर, और बीकानेर में बेसिकली इनकी छत्री भी है, और उल्लेखनीय राजस्थानी भाषा साहित्य और उल्लेखनीय इन्होंने काम किया है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात करें आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला राजस्थान के डूंगरपुर जिले में भरता है। बेणेश्वर मेला सोम माही जाखम बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम पर भरता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसे बागड़ का कुंभ, बागड़ जो प्रदेश आ जाता है ना, बागड़, उसका कुंभ कहेंगे हम, लेकिन बांगड़ अलग है। बागड़ प्रदेश का पुष्कर भी कहेंगे। बेणेश्वर का जो अर्थ है बागड़ी भाषा में वो होता है डेल्टा का स्वामी, डेल्टा की मलिका, मृत आत्माओं का मुक्ति स्थल भी इसे ही कहते हैं। प्रसिद्ध थेवा कला राजस्थान के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से संबंध है। थेवा कला की बात करें, प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध रंगीन कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन व नक्काशी हेतु थेवा कला प्रसिद्ध मानी जाएगी। उसके बाद में दांडी मार्च किस लिए किया गया था? दांडी मार्च नमक कानून तोड़ने के लिए, भाई नमक कानून तोड़ने के लिए किया गया था। महात्मा गांधी जी ने 79 समर्थकों के साथ दांडी यात्रा जो है, दांडी यात्रा शुरू की थी 12 मार्च 1930। इसके साथ ही दूसरा सविनय आंदोलन जो है प्रारंभ हो जाता है। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी गुजरात में पहुंचकर समुद्र के नमक से पानी बनाकर कानून तोड़ा था ये। तो 12 मार्च 1930 की बात कर जाती है यहाँ से दांडी की। ठीक है, दांडी यात्रा। वृहद राजस्थान के महाराज प्रमुख भोपाल सिंह, ठीक है, भोपाल सिंह को बनाया जाता है, यहाँ से याद रखिएगा। वृहद राजस्थान की बात करें, थोड़ा सा इसमें आप देख लीजिएगा। वृहद राजस्थान एकीकरण का कौन सा चतुर्थ चरण है? इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 यानी कहीं न कहीं राजस्थान स्थापना दिवस इसी दिन मनाएंगे। राजस्थान की
4 बड़ी रियासतों को इसके अंदर शामिल कर लिया जाता है। इसकी राजधानी जयपुर थी, पहली बार बनाई गई और अंतिम तक जयपुर, लास्ट और फर्स्ट जो है, सॉरी फर्स्ट तो नहीं थी, जयपुर बनने के बाद में। यहाँ से प्रधानमंत्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री, राज प्रमुख महाराज प्रमुख भोपाल सिंह, राज प्रमुख मान सिंह और उपराज प्रमुख भीम सिंह आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये अंतिम क्वेश्चन है आपके बीच में दोस्तों, मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में, मत्स्य संघ जो था पहला, उसका वृहद राजस्थान में शामिल हुआ था 15 मई 1949, 15 मई 1949 को शामिल होता है। यहाँ से देखिएगा, एकीकरण के 5वें चरण में वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया गया था। एकीकरण का जो 5वां चरण था ना, उसमें वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ मिलाया गया था, बिल्कुल। और इसकी स्थापना जो है वो 15 मई 1949 को जयपुर में हुई थी। और इसी चरण में प्रधानमंत्री का पद तो समाप्त कर मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, सृजित किया जाता है, बनाया जाता है। और प्रथम मुख्यमंत्री जो कि मनोनीत थे, हीरालाल शास्त्री, हीरे का मन हो गया था, तो मनोनीत मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं यहाँ से। तो टोटल आपके सामने 26 दूना 52 प्रश्न हो चुके हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट, शेयर दिस कंटेंट। ये आपके जीके संजय भुंकल के द्वारा लिखा गया है, यानी मेरे द्वारा ये कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन जो थे मैंने आपको करवाने की कोशिश की है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे के सारे डाटाज अच्छे से मैंने आपको करवा दिए हैं टोटल। और एक दो जो गलतियां पीडीएफ के अंदर है उनको मैं सुधार कर दूंगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, कन्फर्म है इसका, हम कर लेंगे। सारी बातें आपके सामने रख दी है मैंने, पहला वीडियो, दूसरा वीडियो और एक वीडियो और है, लिंक आपको उनका डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आराम से वीडियो देखिए, अच्छे से शेयर करिए, हम मॉडल पेपर भी बनाएंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू।